जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का। हमारा 5वां लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो बैक्टीरिया जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे, एंड हमारा जो कंजुगेशन होता है एंड ट्रांसडक्शन होता है, इसके बाद प्लाज्मिड्स होता है, इसके बाद ट्रांसपोर्सोर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बैक्टीरियोलॉजिकल एंड जेनेटिक्स। तो इसमें देखता है तो देखें तो इसमें जीवाणु का जो आनुवंशिकीय अध्ययन जो होता है हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवाणु की संरचना के अध्ययन के आधार पर दो कोशिकीय संरचना की खोज हो गई है। पहला प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में देखा हूँ। इसके बाद जेनेटिक्स रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो वैज्ञानिकों का विगत कुछ वर्षों से अनुमान था कि जीवाणु में जो हमारा जन्म होता है उसके दो भागों में समान रूपों में विभाजन होने से ही संभव होता है। लेकिन राटन एवं लेडर वर्ग ने सर्वप्रथम यह प्रस्तुत किया कि जीवाणु लैंगिक जन्म कर सकता है। अपने प्रयोगों में उन्होंने ई कोलाई की जातियाँ प्राकृतिक में मिलने वाली जाति, इसके बाद उत्परिवर्तित जाति का चयन किया। इसके बाद हमारा आता है प्राकृतिक जाति। इस जाति में स्वयं के पोषण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को संश्लेषित करने की क्षमता होती है तथा सामान्य वृद्धि माध्यम जिसमें नाइट्रोजन स्रोत के रूप में अमोनिया तथा कार्बन व ऊर्जा स्रोत के लिए ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। अगला आता है हमारा उत्परिवर्तित जाति। इस जाति में उपरोक्त गुणों का अभाव होता है। सुविधा के लिए इन पोषक पदार्थों को ए बी सी डी ई तथा एफ द्वारा इंगित करते हैं। जिस जाति इन्हें संश्लेषित करने में सक्षम है उसे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस और एफ प्लस द्वारा बताया गया है। ऐसी प्राकृतिक जातियों से दो प्रकार की उत्परिवर्तित जातियों को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बना है। तीसरी जातियों का निर्माण इन दो जातियों के मिश्रण से संभव होता है। तो अगला हमारा लेक्चर है हमारा माइक्रोबियस इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, वेलर। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा बायो डिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो हमारे देखा टॉक्सिक यानी जो विष पदार्थ होते हैं, विष पदार्थों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्टिव स्ट्रेन से ट्रीट करने पर लेस टॉक्सिन्स मटेरियल में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया हमारी डिग्रेशन कहलाती है। यानी कि जो हमारे विष पदार्थ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्टिव स्ट्रेन से जो है ट्रीट करने पर हमारे जो लेस टॉक्सिन मटेरियल में जो परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो टॉक्सिन हमारा क्या होता है, विषैले पदार्थ होता है, ज़्यादा विषैला होता है, तो उसे हम कम विषैले पदार्थ में जब बना लेते हैं तो उसे हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। अगला आता है विभिन्न प्रकार की प्रदूषणकारी जैसे मिरेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बाद आदि को इस मेथड द्वारा ट्रीट किया जाता है। ऐसे पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं वे बायोलॉजिकल ऑरिजिन के नहीं होते हैं तथा ये मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम जीनोलायोटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो अगला देखेंगे हम बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी का जैविकीय सक्रिय उत्पाद है। अर्थात जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं वो बैक्टीरिया का भी होता है और फंगस और एल्गी का जैविकीय सक्रिय उत्पाद होता है। एक उत्पाद होता है, एक प्रोडक्ट होता है अथवा सूक्ष्म जैविकीय टीका होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मृदा उर्वरता में वृद्धि करता है। जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसे बढ़ा देता है, वृद्धि कर देता है। आज के समय में विश्व में मृदा प्रदूषण एक मुख्य चिंतन का विषय बन चुका है। अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक का यूज होना इसका प्रमुख कारण है। इसके सुधार का विकल्प जैव उर्वरक का उपयोग है। बायो फर्टिलाइजर के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर जिसे बोलते हैं फास्फेट, ठीक है। इसके बाद हमारे सोलोबैलिसिंग बैक्टीरिया, इसके बाद राइजोबियम, इसके एजिटोबैक्टर। इसके बाद हम फंगल बायो फर्टिलाइजर हो गया। तो इसके बाद हमारा आ गया साइनोबैक्टीरियल फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।